हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आइस एंड पीसीएस। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर्स अभी तक हम इसके अंदर देख चुके हैं। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, फाइनेंस कमीशन। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 46 की, जीएसटी काउंसिल। देखो, जीएसटी तो टैक्स होता है, उस टैक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई बॉडी तो होती होगी ना इसमें, है ना श्रेया? जीएसटी तो टैक्स है, तो उसके लिए बॉडी है जीएसटी काउंसिल। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट नहीं है श्रेया, क्या हो गया? इनडायरेक्ट है ना? इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स अगर है तो ये कैसे लगता होगा? प्रोडक्ट्स पर लगता है, सर्विसेज पर लगता है, राइट? इसके टैक्स स्लैब्स होते हैं अलग अलग, जिसकी कुछ रेट्स होते हैं कि इतने से लेकर इतने टैक्स, इतने टाइम तक, वो टाइम क्या रहूँगे, इतने से लेकर इतने रेट तक ये टैक्स चलेगा, है ना? इस गुड पर इतना टैक्स, ई कैटेगरी ऑफ गुड्स पर इतना इतना टैक्स, है ना? तो हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल का गठन कैसे हुआ? हमारे देश में साल 2016 की बात है, जब एक अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 का, जिसकी वजह से हमारे देश में एक नए तरीके का टैक्स रिजीम चला, इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम चला। बड़े सारे अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम कर कर एक कॉमन टैक्स बनाया गया, जिसका नाम रखा गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक प्रकार का कैसा टैक्स है? ये इनडायरेक्ट टैक्स है। द स्मूथ एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस टैक्स इट रिक्वायर्स कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। यानी कि ये किसको स्ट्रेंथन करता है, किसके फंडे को? अगर सेंटर स्टेट के बीच में पैसे को लेकर, मनी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर कोऑर्डिनेशन, कॉपरेशन हो रही है तो शाबाश। फिजिकल फेडरलिज्म। तो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट दिस कंसल्टेशन प्रोसेस मतलब क्या कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसे टैक्स डिवोल्यूशन होना चाहिए, कैसे उनके बीच में कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन होगा फाइनेंसेस को लेकर, द अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल और द जीएसटी काउंसिल। एक बॉडी तो चाहिए ना, कि जीएसटी का पैसा कैसे बटेगा राज्यों के बीच में, केंद्र के बीच में, है ना? जैसा कि मैंने आपको नितिन सिंघानिया में इकोनॉमिक्स में बताया था, बड़े सारे जो राज्य हैं वो रेडी नहीं थे जीएसटी को लेकर। तो केंद्र सरकार ने उनको क्या बोला था मनाने के लिए? उस टाइम पर बड़े सारे राज्यों में मोदी सरकार जस्ट बनी थी, 2014 में उसका गठन हुआ था, 2 ही साल हुए थे। उस टाइम पर बहुत सारे राज्यों में मोर देन 80% स्टेट्स में कैसी सरकारें थी? कांग्रेस डोमिनेटेड गवर्नमेंट थी। दे वर नॉट रेडी टू ज्वाइन द जीएसटी। और अगर राज्य रेडी नहीं है तो श्रेया, फिर नंबर्स नहीं मिलेंगे शायरी पार्लियामेंट में इसको बिल को एक्ट बनवाने के लिए, है ना? तो उनको रेडी करवाने के लिए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर बिठवाने के लिए, आपसी समझौते के लिए केंद्र की सरकार ने उनको क्या आश्वासन दिया था? किसी को पता है? कोई कोई जानता है इस बारे में? कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। कि अगर 5 साल के लिए अगर राज्य की सरकारों को किसी भी प्रकार का लॉस होता है कि तो केंद्र की सरकार उसका पूरा भुगतान करेगी। अब मुझे एक बात बताओ, 2016 से लेकर 5 साल कितने हुए? 2021 ना? लेकिन 2020 में क्या होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस हुआ होगा स्टेट्स को? कोविड। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। तो केंद्र की सरकार ने मदद करी कि राज्यों की उस टाइम पर, उस जैसे मदद इन द सेंस कि राज्य की सरकारों ने यह बोला कि कोविड के जो 2 साल है, 20 और 21, वो हमारे खत्म हो चुके हैं, तो आप हमें एक्सटेंशन दो। कि करा क्या ऐसा केंद्र की सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने? एक डिबेट चली थी कि राज्य की सरकारें डिमांड कर रही है उनको कंपनसेशन फंड दे दिया गया, लेकिन उस पीरियड को एक्सटेंड नहीं करा गया, राइट? नहीं नहीं, मतलब एक तरीके से कंपनसेशन में, वो लॉस कंपनसेशन नहीं कह रहा, लेकिन मॉनिटरी हेल्प जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी थी, क्योंकि सारा का सारा जो जो पावर थी वो सेंट्रलाइज हो गई थी उस टाइम पर, है ना?
जैसे लॉकडाउन लगाने को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला, अब वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ ऑर्डर था। राज्य की सरकारें बहुत सारी सरकारें हो सकता है नहीं चाह रही है लॉकडाउन लगाने को, लेकिन वो एक सिचुएशन की टाइम की डिमांड थी कि करना ही पड़ेगा, वरना इससे और ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं और हमारा और ज्यादा पैसा लग सकता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पब्लिक हेल्थ मेंटेनेंस सिस्टम पर, राइट। तो ये जो 2016 का 101st जो अमेंडमेंट एक्ट था, इट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जीएसटी काउंसिल एक कैसी बॉडी बनकर आई, अगर ये एक्ट से बनी है, पार्लियामेंट के एक्ट की वजह से, एक तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, लेकिन इसको दर्जा क्या दिया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू, एक एक्ट के थ्रू आई थी, तो ये कैसी बॉडी बन गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। याद रखना जीएसटी एक टैक्स है, इसका जो काउंसिल जीएसटी काउंसिल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो द अमेंडमेंट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल, आर्टिकल 279A इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो आर्टिकल है ये एम्पावर करता है राष्ट्रपति को कि राष्ट्रपति जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जीएसटी काउंसिल को बाय एन ऑर्डर। याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जितनी भी होती हैं, अगर उनका लिंक जो है वो सेंट्रलाइज मशीनरी के साथ है, तो उनके गठन को लेकर, उनके कॉम्पोजिशन को लेकर, या फिर उनके बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर जो सारी की सारी जो पावर होती है शुरुआती दौर में, वो राष्ट्रपति जी के पास होती है ना। ये आपने सब में देखा, यूपीएससी की बात हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो, फाइनेंस कमीशन की बात हो, यहां पर भी ये जो आर्टिकल है 279A, ये किसको एम्पावर कर रहा है कि जीएसटी काउंसिल का गठन करा जाए, प्रेसिडेंट को, ठीक है, बाय एन ऑर्डर। कैसा ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। तो आर्टिकल 279A क्लॉज 1 क्या कहता है, दैट प्रेसिडेंट शैल within 60 days from the commencement of, within 60 days, almost within 2 months from the commencement of the Constitution, 101st Amendment Act 2016, by presidential order, he or she shall constitute a council to be called as GST Council, Goods and Services Tax Council, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने ऐसा करा भी। Accordingly, the president issued the order in 2016 and constituted the GST Council. Presidential order was issued on 15 September 2016. जो सेक्रेटेरिएट है जीएसटी काउंसिल का, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी, ही एक्ट्स एज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द जीएसटी काउंसिल। ये जीएसटी काउंसिल के एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं। और रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बनता है अपने करियर में आगे जाकर, अरे कौन सा सिविल सर्वेंट, जनरली सीनियर आईआरएस ऑफिसर। आईआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, क्या ये ऑल इंडिया सर्विस है, नहीं। यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी हु वर्क्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके। फिर हम बात करते हैं विजन एंड मिशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अपने पावर्स एंड फंक्शंस को डिस्चार्ज करते हुए जीएसटी काउंसिल जो है, इट इज गाइडेड बाय द नीड फॉर अ हार्मोनाइज स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, के जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर तरीके से ऐसा होना चाहिए ताकि प्रॉपर डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स हो सेंटर और स्टेट के बीच में, और गुड्स एंड सर्विसेज की एक नेशनल मार्केट बने जिसके अंदर अगेन एक हार्मोनाइजेशन देखने को मिले, एक कोजाइवनेस देखने को मिले कि उससे आया हुआ रेवेन्यू, उससे प्राप्त करा गया रेवेन्यू अगर वो केंद्र की सरकार के पास जा रहा है तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि वो राज्य की सरकारों को भी उसका फायदा मिलना चाहिए, राइट। क्योंकि ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज कहां से आते हैं, अगर हम बोलते हैं केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कोई जगह होती है क्या, ये कोई अड्डा होता है, ये कोई प्लेस होती है क्या? एक्चुअली देश जो है वो सारा का सारा किससे बना है? स्टेट गवर्नमेंट से ही बना है ना। उनके ऊपर एक सेंट्रलाइज मशीनरी वर्क कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर।
सारा का सारा जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन है वो कहां से आ रही है? अलग अलग राज्यों से ही तो आ रही है। चलो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप एक एरिया मान भी लो, कौन से एरियाज होते हैं वो? केंद्र शासित प्रदेश, यूटीज। यूटीज की ज्यादा प्रोडक्शन होती है, स्टेट्स की ज्यादा प्रोडक्शन होती है? ज्यादा सर्विसेज कौन क्रिएट करता है, यूटीज के स्टेट्स? स्टेट्स। तो उनको फेयर शेयर नहीं मिलना चाहिए अपने प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज की? ठीक है। फर्दर द काउंसिल हैज टू डिटरमाइन द प्रोसीजर इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस, कि कैसे जो है ये जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो फिजिकल फेडरलिज्म का जो फंडा है ये कैसे वर्कआउट करेगा। द विजन एंड मिशन ऑफ द काउंसिल आर एज फॉलोज। सबसे पहले इसका विजन क्या है? टू एस्टैब्लिश द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म in the functioning of the council, which is the first constitution फेडरल बॉडी जिसको ऐसी पावर दी गई है कि ये सारे डिसीजन ले सके रिलेटेड टू जीएसटी। कभी इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर कोई आपने बॉडी देखी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, स्टैट्यूटरी बॉडी हो? नहीं ना। मिशन इवॉल्विंग बाय अ प्रोसेस ऑफ वाइडर कंसल्टेशन। वाइडर कंसल्टेशन मतलब किसकी बात हो रही है कि ये कैसे इवॉल्व हुआ? थ्रू वाइडर कंसल्टेशन। सेंटर तो था ही इन्वॉल्व, और यहां पर किसको लिया गया? सारे के सारे स्टेट्स को। ठीक है। अ जीएसटी स्ट्रक्चर विच इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंड यूजर फ्रेंडली। ये मिशन है इसका, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करा जाएगा जो कि यूजर फ्रेंडली भी हो। तो कॉम्पोजिशन क्या है जीएसटी काउंसिल की? ये काउंसिल एक प्रकार की, जीएसटी काउंसिल एक प्रकार की ज्वाइंट फोरम है जिसके अंदर सेंटर का योगदान देखने को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य का योगदान देखने को मिलता है। और बात करें अगर मेंबर्स की, तो मेंबर्स कौन कौन है? याद रखना, हम लोग जीएसटी काउंसिल की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना नीति आयोग या प्लानिंग कमीशन से। ठीक है। जीएसटी काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वर्क्स एज द चेयरपर्सन। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस ये दूसरे मेंबर होते हैं। मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, ये अदर मेंबर्स होते हैं। मतलब मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस या टैक्सेशन या फिर कोई भी दूसरा मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट करा गया हो हर एक राज्य के द्वारा। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल फ्रॉम द स्टेट्स दे हैव टू चूज वन अमंग देमसेल्व्स टू बी द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल। जो जीएसटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं तो उनको अपने अपने राज्यों से एक मेंबर चुनना होता है जो कि फंक्शन करेंगे एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। दे कैन ऑल्सो डिसाइड हिज टर्म। मिलकर ये लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कितने साल का इनका कार्यकाल रहेगा, 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, कितने का भी, या फिर एनुअल रहेगा। यूनियन कैबिनेट जो है, प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल है, इट ऑल्सो डिसाइडेड टू इंक्लूड द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम सीबीईसी एज अ परमानेंट इन्वाइटी। लेकिन इनके पास वोटिंग पावर नहीं होगी कि जीएसटी काउंसिल में जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, उसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के जो चेयरपर्सन होंगे वो भी आए। बस उनके पास क्या नहीं होगी, कौन सी पावर नहीं होगी? वोटिंग पावर। बात करें जीएसटी काउंसिल की वर्किंग की, जो डिसीजंस हैं जीएसटी काउंसिल के, दे आर टेकन एट इट्स मीटिंग। 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, यानी कि 50% जो मेंबर्स है जीएसटी काउंसिल के, इट इज अ कोरम फॉर कंडक्टिंग अ मीटिंग। यानी कि अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को कंडक्ट करना है, अगर आज जो है वो डिसाइडेड है कि हमें 7 नवंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है करनी है शाम को 6 बजे, तो क्या देखा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटा सा एक नंबर ले लेता हूं मैं। ठीक है। 100 मेंबर्स टोटल है जीएसटी काउंसिल में, तो मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए कितने मेंबर्स चाहिए? 1/2 कितना हुआ? 50। और ये 50 क्या हुआ जीएसटी काउंसिल का हमारे एग्जांपल के तहत? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मीटिंग, राइट? ऐसा पार्लियामेंट के अंदर भी होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी होता है, ऐसा समर सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन सब में होता है। ठीक है। तो
हर एक जो डिसीजन है जीएसटी काउंसिल का, इट इज टू बी टेकन बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। देख रहे हो यहां पर मेजोरिटी कितनी अच्छी रखी जाती है, कैसे सबकी रिस्पेक्ट करी जाती है, कितना देखा जाता है कि सबके वेटेड वोट्स कितने हो, 3/4 of the members who were present and who voted at the meeting. The decision is taken in accordance with the following principles. कैसे? Vote of the central government shall have a weightage 1/3 of the total votes cast in that meeting. सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट्स की वेटेज कितनी रहेगी, जितनी मीटिंग में वोट पड़ के गए 1/3. The votes of all the state governments combined shall have the weightage of 2/3 of the total votes cast in the meeting. यानी कि अगर मैं ऐसा करके बांट दूं 1/3 और 2/3, तो 1/3 किसका वोट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, 2/3 ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑल स्टेट्स. ठीक है. एनी एक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द काउंसिल, कोई भी चीज हो रही है, कोई भी काउंसिल ने डिसाइड करा है, इट विल नॉट बिकम इनवैलिड. देखना ये आपको ये नहीं बता रहे कि वैलिड कब होगा, पहले आपको ये बता रहे इट विल नॉट बिकम इनवैलिड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. अगर इनमें से कुछ भी अगर हो जाता है तो जीएसटी काउंसिल में कोई डिसीजन लिया गया है वो इनवैलिड नहीं होगा, इनवैलिडेट नहीं होगा. वो ग्राउंड्स क्या है, एनी वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल, कोई छोड़ के चला गया या कोई आया नहीं, ये रीजन नहीं बनेगा कि डिसीजन नहीं लिया जा सका. एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल, अभी तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, कोई भी 1-2 सीट खाली थी. एनी प्रोसीजरल इरेगुलरिटी ऑफ द काउंसिल नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस, कोई भी एक प्रोसीजर में दिक्कत हो गई है लेकिन वो उस केस से रिलेटेड नहीं है, जीएसटी काउंसिल का अपना ही खुद का कुछ मुद्दा चल रहा है, एक्सप्रेजेड मुद्दा, ये बाधा नहीं बननी चाहिए. क्यों यार, देखो अगर इनमें से कोई भी चीज अड़बंगा बनती है, फिस्कल फेडरलिज्म को प्रभावित करेगी, वो करेगी कि नहीं करेगी, इसकी वजह से जो टैक्स डिवोल्यूशन या फिर जो फाइनेंसेस आने चाहिए राज्य की सरकारों के पास, वो इससे प्रभावित होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना. इतना टाइम है उनके पास कि यहां पर अंदरूनी मैटर्स को सुलझाना, सॉल्व करवाना, इतना टाइम के बाद मतलब कोई भी डिसीजन लिया जा सके. यहां पर टाइम है मेंबर्स के पास इतना, कोई मानेगा मेंबर बनने को फिर ऐसे साथ देगा क्या, नहीं. अब मेंबर बनने को इन द सेंस समझ आ रहा है कि मैं राज्यों की बात कर रहा हूं. तो फंक्शंस क्या है जीएसटी काउंसिल के, जीएसटी काउंसिल इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस टू द सेंटर एंड द स्टेट्स ऑन द फॉलोइंग मैटर्स. जीएसटी काउंसिल किसको अपनी रिकमेंडेशन सौंपती है, सेंटर को, केंद्र की सरकार को, और स्टेट्स को भी. यानी कि यहां पर अगर इट इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशंस, ये कैसी बॉडी हुई, ग्राउंड लेवल पर देखो थोड़ा सा मोल्ड करके चेंज करके कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करना है वो करा जा सकता है. फाइनेंस कमीशन कितनी स्ट्रांग बॉडी है, लेकिन अल्टीमेटली हमने क्या पढ़ा उसके बारे में, फोर्थ फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन क्या कंप्लेंट कर रहे थे, हमारा जो नेचर है वो रिकमेंडरी नेचर, एडवाइजरी नेचर ही तो है, राइट. फाइनेंस कमीशन का भी हाल यही है ना. तो द टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस which is levied by the central government, the state government and the local bodies that would get merged into the GST. ठीक है, कि कौन कौन से टैक्स, सेस एंड सरचार्ज जो कि इंपोज करे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य की सरकार के द्वारा, लोकल बॉडीज के द्वारा, वो जीएसटी में कौन कौन से मर्ज होंगे. गुड्स एंड सर्विसेज जिनके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा, कि जिनको जीएसटी के दायरे के बाहर रखा जाएगा. अच्छा मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लगता है, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही है ना, है ना. मुझे ना इस क्लास के बाद आप लोग 5 आइटम्स बताना जो कि जीएसटी के दायरे से बाहर है. जीएसटी के दायरे से बाहर है, ठीक है.
5 आइटम्स जो कि जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, कोई भी 5 आइटम हो गए, और 5 सर्विसेज बताना। यानी कि यहां पर ये आपका हो गया गुड और सर्विसेज। ओके, क्लास के बाद मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे जरा। उसके बाद मॉडल जीएसटी लॉज, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, apportionment of GST levies on the supplies in the course of interstate trade, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो व्यापार हो रहा है उससे कितना माल गया, सर्विसेज गई, क्या हुआ, तो कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ, और कॉमर्स, ट्रेड और कॉमर्स एंड द प्रिंसिपल्स दैट गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, आपको पता है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सुना है इसका नाम कभी? ये है ना, तो यहां पर इसलिए बोला जा रहा है इसको प्लेस ऑफ सप्लाई। The threshold limit of turnover below which goods and services may be exempted from GST. स्लैब्स बना रखे होते हैं ना इसके, इतने से इतने स्लैब तक कितना लगेगा, वो लगेगा। जिन गुड्स एंड सर्विसेज पे प्रोड्यूसर को कुछ ही नहीं बच रहा है तो जरूरी है कि जीएसटी लगाना 0.00 समथिंग परसेंट का, है ना, उनको एग्जेम्प्ट रखा जाता है। इसलिए मैं आपसे एग्जेम्प्टेड आइटम्स और गुड्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज पूछ रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, क्लास के बाद द रेट्स इंक्लूडिंग फ्लोर रेट्स विद बैंड्स ऑफ जीएसटी। बैंड्स मतलब वही स्लैब्स की बात हो रही है, कितने कितने किस किस गुड्स एंड सर्विसेज का कितना कितना रेट होगा, कौन से स्लैब में वो कवर होंगे। एनी स्पेशल रेट और रेट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड टू रेट्स एडिशनल सोर्सेज ड्यूरिंग एनी नेचुरल डिजास्टर कैलेमिटी। यानी कि कभी क्या किसी गुड के जो कि ज्यादा कंज्यूम करे जाते हैं उसके ऊपर जीएसटी की दरों को बढ़ाना है क्या, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। अगर फंड रेज करने की जरूरत है किसी जगह में आए हुए नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा को टैकल करने के लिए, उस राज्य को फाइनेंस पहुंचाने के लिए, स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो यहां पर कौन कौन सी स्टेट्स कवर हुई? हिली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, एज वेल एज ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाना। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था 2019, इट बाइफरकेटेड द अर्सफेल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू सेपरेट टेरिटरीज। ये आपको पता ही है, एक यूटी बनी जम्मू एंड कश्मीर एंड दूसरी यूटी बनी लद्दाख। ओके, एनी अदर मैटर रिलेटेड टू जीएसटी एज अ काउंसिल में डिसाइड। तो जीएसटी काउंसिल इन सब चीजों पर सेंटर और स्टेट्स को रिकमेंडेशन देती है। ओके, उसके बाद बात करें हम लोग अदर फंक्शंस ऑफ द काउंसिल। इन एडिशन टू द अबव, द काउंसिल हैज द फॉलोइंग अदर फंक्शंस। द काउंसिल शैल रिकमेंड द डेट ऑन विच जीएसटी में बी लिवाइड ऑन पेट्रोलियम क्रूड। मतलब ये अभी तक चल ही रहा है जब से जीएसटी काउंसिल बना था ना, कि कब एक स्पेसिफिक डेट बताई जाएगी कि जहां पर जीएसटी लगाया जाएगा ऑन द पेट्रोलियम क्रूड। देखो, पेट्रोलियम क्रूड बेसिकली उसको बोला जाता है कि प्रॉपर तरीके से पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट नहीं करा गया है, वो अभी तक एक कच्चे तेल का पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रूड ऑयल। आपको पता है ना, क्रूड ऑयल में से एक्सट्रैक्ट होकर पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, गैसेस एक्सट्रैक्ट करी जाती है, पेट्रोलियम जेली भी बनती है वेस्ट प्रोडक्ट से प्रोसेसिंग उसकी होकर, है ना। तो किस डेट पर पेट्रोलियम क्रूड के ऊपर जीएसटी जो वो लिवाई करा जाएगा? हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इसको एटीएफ कहते हैं। ठीक है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल ये रॉकेट्स में, जेट्स में, प्लेन्स में, ये सब में डलता है। कुछ कुछ जो है वो हाई स्पीड, कुछ जो दूसरी चीज़ें होती हैं, जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, कुछ टर्बाइंस हैं उनमें डलने के काम आता है, कुछ मोटर्स में डलने के काम आता है। तो अलग अलग तरीके से जो क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग तरीके के जो फ्यूल्स बनते हैं, जो कि जेट में यूज हो, एरोप्लेन्स में यूज हो, रॉकेट्स में यूज हो, सबमरीन्स में यूज हो, कैसे भी करके, मतलब जैसे भी उनका प्रोसेस पार्ट्स है, चाहे वो गैशियस फॉर्म में है, चाहे वो प्रॉपर तरीके से एक ये लिक्विफाइड फॉर्म है उनकी, पेट्रोल डीजल की तरह। तो ये देखना कि उनके ऊपर कौन सी डेट सही रहेगी कि जब जीएसटी लगाना सही रहेगा उनके ऊपर, और कितना रहेगा। ठीक है, क्या स्लैब होगी, कितनी क्या रेट होगा। व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट with respect to its recommendations or their implementation, the council shall establish a mechanism to adjudicate upon the dispute। जब भी कोई डिस्प्यूट हो जाएगा with respect to its recommendation, जब जीएसटी काउंसिल ने कोई रिकमेंडेशन दी है, ठीक है, या फिर कुछ इंप्लीमेंटेशन करने की बात कही है, तो जीएसटी काउंसिल shall establish a mechanism to adjudicate upon the dispute between the center and one or more states, between the center and any state or states on one side
and one or more other states on the other side, between two or more states. ये सारा एडजुडिकेशन या डिस्प्यूट को सॉल्व करने का मामला सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में भी, हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में भी ऐसा होता है ना, जब डिस्प्यूट हो जाता है सेंट्रो स्टेट के बीच में, सेंट्रो एक से ज्यादा स्टेट के बीच में, या स्टेट के बीच में। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन याद है? ठीक है। उसके बाद जीएसटी काउंसिल हैज टू रिकमेंड द कंपनसेशन टू द स्टेट्स फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ये शुरू में कहा गया था, मैंने आपको अभी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको बताया है ना। एंड बेस्ड ऑन दिस रिकमेंडेशन द पार्लियामेंट डिटरमाइंस द कंपनसेशन। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट इनेक्टेड द लॉ इन 2017। और ये कौन सा अमेंडेड एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का? विच एक्ट? 101। 99 क्या था? भूल गए? एनजीएसी। फुल फॉर्म बताना जरा। अपॉइंटमेंट कमीशन था वो इसमें। हाँ, नल ने बॉडी क्लियर कर दिया गया था। 100 क्या था? 100th। हाँ, किसके बीच में? अरे शाइनी, शाबाश। शाइनी पीछे खड़ी थी ममता बनर्जी के, पता। कभी शेख हसीना के कान में कुछ, कभी मैम वो भी डलवा लो जरा 2 प्रोविजन, थोड़ा सा बच्चे ट्रांसफर हो जाए इधर उधर। गाँव तो जा ही रहे हैं, क्यों? है ना शाइनी मैम? थोड़ा शाम को 15 मिनट के लिए बॉर्डर, बस 15 मिनट। तो 2017 में आई है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। मैंने आपको एक एनालिसिस दी थी, याद है, कि राज्यों का कैसे रोल रहता है इंटरनेशनल रिलेशंस को बढ़ावा देने में। वेस्ट बंगाल की सरकार अगर आनाकानी करती ना, जो कि पहले कर भी चुकी थी, ये बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत पहले सॉल्व हो जाने चाहिए थे, लेकिन हो नहीं पाए थे। राज्य की सरकारें भी रिस्पॉन्सिबल होती है इंटरनेशनल रिलेशंस को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली अगर वो सॉरी अगर वो बाउंड्री स्टेट्स हैं, तो जिनकी सीमा लगती हो किसी एक देश के साथ। ठीक है। तो अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट इनेक्टेड द लॉ इन 2017 नोन एज जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। ये अलग एक्ट है, ठीक है। कंपनसेशन मतलब कितने साल के लिए कंपनसेशन मिलता रहेगा? 5 साल के लिए। चैप्टर 200 हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ एक ही लेक्चर में, और अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, फाइनेंस कमीशन और जीएसटी काउंसिल को भी देख लिया। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस, और इन तीनों चैप्टर को साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।